राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस लगातार बैठकें कर रहा है, हर रविवार आरजेएस वेबिनार। और आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात की यात्रा शुरू हो रही है और ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो दूसरा ग्रंथ है पार्ट 2, इसे लेकर गुजरात की यात्रा शुरू हो रही है। 132 पेज की ये पुस्तक है और इसमें अपने जो महापुरुष हैं उन सबको हम लोग वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खास करके गुजरात के जो महापुरुष हैं उन सभी लोगों को हम लोग वहाँ पर याद करेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा से ये बैठक जो है गुजरात की शुरू होगी। आज सुरजीत सिंह दिदेवार जी का जो आध्यात्मिक गुरु हैं आरजेएस फैमिली के, उनका आज व्याख्यान है। कुछ प्रश्नोत्तरी भी होगी और ये फिजिकल और वर्चुअल हो रही है नई दिल्ली के अंदर पटेल नगर दिदेवार जीवन ज्योति में। तो आप सभी जो जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक धन्यवाद, जो वेबिनार में जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं। प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम, इंटरेक्टिव सेशन जो है, ओपन हाउस सेशन होगा। दिदेवार जी आपकी शंकाओं का, प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं आरजेएस के इस मंच पर कि आज जो कैरियर को लेकर जिस तरह से जो स्थिति बन रही है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब युवाओं के पास रोजगार होगा, स्वरोजगार हो या सरकारी नौकरियां हों। किस तरह से उसमें जाया जा सकता है, किस तरह से तैयारी करें आप, जीवन उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्राप्त कर लेना या समाज हित में उस शिक्षा का उपयोग करना, तमाम बहुत सारे प्रश्न हैं कि ज्ञान आधारित शिक्षा हो, समाज के लिए किस तरह से वो उपयोगी होगा, अपने जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए करियर को लेकर, अभी से क्या सोच हो। तो उसके लिए मैं आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दिदेवार जी को सादर आमंत्रित करता हूं फिजिकल और वर्चुअल आरजेएस पीबीएच की 205वीं बैठक में। सुरजीत सिंह दिदेवार जी, स्वागत है। धन्यवाद पन्ना जी। जैसा कि हर बार की तरह हर महीने एक बैठक होती है स्वयं का स्वामी के नाम से, और हर बार एक नया विषय होता है। और आज का विषय जो है वो कैरियर और जीवन उद्देश्य है। आज से 5-10 दशक पहले अगर हम जाएं तो हमारे परिवेश के अंदर कैरियर नाम का शब्द नहीं था और जीवन उद्देश्य भी बहुत सिंपल था। जो मिला उसी को खा लिया, कुछ भक्ति करी, कुछ भजन गाए और जैसा परिवेश में हुआ रह लिया। कैरियर का कहीं पर भी हमारे जहन में उस बात का नहीं था और जीवन उद्देश्य भी खास नहीं था। मगर जब आज़ादी हुई तो जब हम सैकड़ों वर्ष गुलामी के बाद हमें को जो भी हमारे उस समय के पढ़े लिखे नेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, उन सब ने बैठकर एक डिसीजन लिया कि अब हमें अपने राष्ट्र के लिए फौज की अपनी आवश्यकता है और सामूहिक रूप से जो सरकार के नाम से चले, पानी की, बिजली की, रोड की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, ऐसी कई व्यवस्था थी जो व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं होती हैं, वो सामूहिक रूप से राष्ट्र के नाम से संभव होती। तो उस समय के लोगों ने जो थे एक डिसीजन लिया। जो उस समय के पढ़े लिखे लोग थे, कोई नौकरी करने को तैयार नहीं था, तो उन्हें सुविधा देने के लिए, चाहे वो फौज में थे या सरकारी नौकरी में थे, तो कुछ सुविधाएं उन्हें दी गई। एक लालच भी दिया गया कि आपकी नौकरी जो है कम से कम 40 वर्ष तक आप कार्य करेंगे, आपको निकाला नहीं जाएगा।
उसके साथ साथ आपको तनख्वाह सैलरी तो मिलेगी ही, पर उसके बाद जब रिटायर हो जाएंगे पेंशन भी मिलेगी। आपके स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल की फीस भी दी जाएगी और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। ये सरकार ने सिर्फ उन चंद लोगों के लिए सुविधा दी थी, बाकी किसी भी भारतीय के लिए सुविधा नहीं थी। ये उस समय की लिए आवश्यकता थी। मगर वो बात आज कैरियर के रूप के अंदर आ गई कि मैं किसी ना किसी तरीके सरकारी नौकरी पा लूं, और सरकारी नौकरी पाना ही जीवन उद्देश्य बन गया। यहां मानव फिर भ्रमित हो गया। जबकि उससे पहले जो एक बड़े ही काम करते थे, परिवार का काम बड़े का था, शू मेकर का था, राजमिस्त्री का था, और कई प्रकार के कारीगर के काम थे, कपड़ा बुनना, तो उन घर के परिवार के सदस्यों को सहज ही उसका ज्ञान मिल जाता था। वो उसमें निपुण थे, मगर वहां शिक्षा का अभाव था। इस वजह से उन्होंने प्रगति नहीं करी, उन्नति नहीं करी, उनकी आर्थिक अवस्था जो है सुधर नहीं पाई। तो शिक्षा का अभाव होने से वो प्रगति नहीं कर पाए। पर आज की जनरेशन जब शिक्षा मिल गई तेरे को, वो भ्रमित हो गया कि वो काम नहीं करेगा, वो अनएम्प्लॉयड की लाइन में लग गया। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है मानव। मेरा सभी उन नौजवान बच्चों से निवेदन है, विनती है कि आप अपने परिवार के जो कार्य हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी के साथ करें, क्योंकि आपको शिक्षा मिल गई है, निपुणता मिल गई है, और परिवार के हर सदस्य का उस काम में सहयोग मिलेगा और उन्नति और प्रगति निश्चित रूप से होगी आपकी, आपके परिवार की। मगर अनजाने में आप राष्ट्र के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकर है या कई नौकर है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो स्कीम बना सकता है। मगर हमने जो जूता पहना है, कपड़ा पहना है, पंखा है, घड़ी है, माइक है, एसी है, वो चाहकर भी बड़ा आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकता। ये हम सब का है जो कारीगर है, वो तो राष्ट्र की बेस है, और ये ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आप तो राष्ट्र की बेस थी, मजबूती थी, आप तो नींव हैं, और खुद ही अपनी नींव को कमजोर करेंगे। याद रखेंगे, एक गांव के अंदर एक या दो डॉक्टर चाहिए, एक गांव के अंदर एक या दो टीचर चाहिए, मगर सभी गांव वाले टीचर बन जाएं, सभी गांव वाले वैद्य या हकीम या डॉक्टर बन जाएं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत कम लोगों की आवश्यकता रहती है, वो कईयों को, मगर बाकी काम के लिए सभी की आवश्यकता रहती है। और याद रखिएगा, सरकार कोई बिजनेस नहीं करती है, उसका व्यवसाय नहीं है जो आपको नौकरी देगी। सरकार को नौकरी बनता ही नहीं है। जो सरकार कह रही मैं नौकरी दूंगी, वो सरकार ही नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। सरकार नौकरी एक प्रोसेस को चलाने के लिए एक सीमित दायरे के अंदर आवश्यकताओं के दे जाएगी, और उसी को देखने के बाद हम 90%, 95%, 98% लेने जा रहे हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं, मेरे पास लोग रोज आते हैं जो जितना पढ़ा हुआ है, जितने अच्छे नंबर ले आए, वो जीवन में अंदर कामयाब नहीं हुआ, वो एक सीमित दायरे के अंदर ही रह गया। मैं सभी बच्चों से कहता हूं, जो 95% रहेगा वो यकीनन कामयाब नहीं होगा। शिक्षा जो है कोई भी कामयाबी की गारंटी नहीं है। कामयाबी होने के लिए, प्रोसेस के लिए, वो एक साधन है।
और जो 70% 80% लेते हैं, मैं हर बच्चे को कह रहा हूं नंबर पे मत जाओ, तू जो पढ़ रहा है इतने ध्यान से पढ़ कि जब तू उसके बाद अपनी उम्र में आएगा 25 साल के अंदर जब काम करेगा तो तेरी कारीगरी, तेरी निपुणता तेरे को काम देगी, कामयाबी देगी। तेरे को एक पढ़ाई डिग्री नौकरी तो दे सकती है पर कारीगर नहीं बना सकती। अगर तू कारीगर है, पढ़ाई तेरे को कामयाबी के लिए सपोर्ट कर सकती है। हम सभी यहां बैठे हैं, सभी अपने आप से प्रश्न करें, 30 साल के बाद उसने 90% लिए, 95% लिए या 50% लिए, कहीं उसको जीवन के अंदर डिग्री की आवश्यकता है या वो कामयाब हुए जिनके उसमें निपुणता में कारीगरी थी। और ये इतना भ्रम चल गया हमारे राष्ट्र के अंदर पिछले कुछ समय से कि नौकरियां चाहिए, नौकरी चाहिए। अरे नौकरी देने वाले बनो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी देने वाले बनो। जो नौकरी के पीछे भाग रहा है वो व्यक्तिगत रूप से अंदर से कमजोर है, यकीनन कमजोर है, क्योंकि वो सेफ्टी चाह रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, रिस्क नहीं ले सकता, एक बार नौकरी मिल जाएगी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नौकरी सीमित के लिए, सरकारों को बनाने के लिए पर सीमित लोगों की आवश्यकता है। किसी भी बिजनेसमैन का कामयाब हुआ है वो अपनी मेहनत से, डे टू डे इन्वेंशन से और सभी तरह सजग रहकर, सभी से बातचीत कर कर अपनी मानसिकता को डेवलप किया उसने और इन्वेंशन करी। हाँ, ये आवश्यक है कि साइंटिस्ट बनाने, नई R&D करनी है। उन लोगों के लिए सरकार की जरूरत है। सरकार उन लोगों को देती है फैसिलिटीज। और आज कितना गलत हो गया काम, नेता भ्रष्ट है या राष्ट्र की सेवा के अंदर है, कितना अच्छा क्यों ना हो और कितना बेईमान क्यों ना हो, उसे हर 5 साल के बाद जनता के पास जाना होता है। और वे व्यापारी, एक दुकानदार को हर साल अपनी बैलेंस शीट को देखकर अपनी प्रगति के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मगर यह कैसी है व्यवस्था कि एक टीचर को नौकरी दे दी 40 साल तक करेगा, एक बैंक एम्प्लॉय दे दिए 40, उसको भी 10 साल बाद दोबारा अगर करेंगे तो कोई भी सरकारी नौकरी डालने में अपने डेवलप कर पाएगा, वरना उसे 10 साल के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। यह कमजोरी है उन लोगों की जो अपने आप को सिक्योर मानते हैं। और यही कारण है कि सरकार के कुछ लोग ही सही काम कर रहे हैं, ज्यादातर नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है क्या व्यापार ने आपस में भ्रष्टाचारी करे? सड़क पे ट्रैफिक चल रहा है, कहां भ्रष्टाचारी हो रहा है? सभी अपनी अपनी गाड़ी को एक दूसरे से ध्यान से चल रहे हैं। ये जिसको गारंटी देगी है कि मेरे को कोई हिला नहीं सकता, ये भ्रष्टाचार है। हिंदुस्तान में अगर कोई भ्रष्टाचार है तो तुमने से 40 साल के लिए पूरी नौकरी दे दी, इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है दीदेवार के अनुसार। हर 10 साल बाद हम जिसको नौकरी देते हैं उसे करते हैं। एक प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर वो काम नहीं करता, निकाल दिया जाता है। अगर वो इंटेलिजेंट है, वो 10,000 से दूसरी कंपनी उसे 50,000 दे देती है, उसकी काबिलियत के ऊपर देती है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज आज मिल रहे हैं प्राइवेट के अंदर। किसको मिल रहे हैं? जिसने अपने आप को प्रूफ करा है। उसमें एजुकेशन इतना काम नहीं कर रहा, पर उस एजुकेशन से उसने अपने आप को एजुकेट करा है और उस एजुकेट से उसने R&D करी है, नए नए प्रोसेस करा है। आज हमारे गांवों के अंदर YouTube के ऊपर ऐसे ऐसे गांव के लोग, बच्चे जो हैं वो 8वीं 10वीं पढ़े हैं, उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है 15, पर इनोवेशन कर रहे हैं। किसी ने गाड़ी को कैसे चलाया, किसी ने साइकिल को कैसे बना दिया, वो रोज आते हैं। हाँ, सरकार उनको इन्वेस्ट करे, उनको सपोर्ट करे। मीडिया का काम ये नहीं है कि नेगेटिव और नेगेटिव दिखाना। मीडिया का काम, अगर जो मीडिया नेगेटिव दिखा रहा है उसको देखना बंद कर दो। मीडिया का काम है जो पॉजिटिव पहले दिखाए, फिर उसमें सुधार के लिए क्या नेगेटिविटी है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, ये मीडिया का काम होना चाहिए।
मैं अपने व्यक्तिगत रूप से क्या कहता हूं, अगर हमें जीवन का उद्देश्य बनाना है तो कैरियर जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं एक परिवार में रह रहा हूं, एक बिल्डिंग में रह रहा हूं और आस पड़ोस है, ऑफिस है, सड़क पे चलता हूं, बस में जाता हूं, ट्रेन में जाता हूं, ये समाज के साथ रहता हूं। मेरा समाज के प्रति उस समय क्या उद्देश्य है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एजुकेशन ही मेरा जीवन उद्देश्य है, ये भ्रमित है। एजुकेशन आवश्यक है मेरे जीवन के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, मगर एजुकेशन ही जीवन हो जाए या नौकरी ही जीवन हो जाए, यकीन मानिएगा वो भ्रमित है, पूर्ण रूप से भ्रमित। और कहीं अंदर से उसमें रिस्क लेने की ताकत भी कम है, इनोवेशन नहीं करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो सरकारी तंत्र है वो तो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हम किसी प्राइवेट का, अब सड़क पे चले जाइए, गली में, मार्केट में चले जाइए, दुकानदार भी जो है अपने आप खड़ा होता है और एक दुकानदार 18-18 घंटे काम करता है। एक व्यापारी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी 18-18 घंटे काम करता है, मगर एक सरकारी नौकर 4 घंटे भी काम नहीं करता है, छुट्टियां भी मिलती हैं। तो मैं सरकारी नौकरी वालों को कमजोर मानता हूं। हाँ, तुम्हारी एजुकेशन है, उसके ऊपर तुम्हारा सरकारी नौकरी पाने का उद्देश्य अगर होना चाहिए कि मैं R&D करूंगा, फैसिलिटी करूंगा, नई नई इनोवेशन करूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से नहीं है, सरकार से सहयोग मिलेगी, सरकार को प्रेरित करूंगा अपनी एजुकेशन से कि सरकार इसको करे। सामूहिक रूप से जो काम किया जाता है उसमें सरकार का उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। सो हर व्यक्ति को अपना कैरियर सिर्फ आर्थिक से नहीं मानना है, आर्थिक आवश्यकता है और एजुकेशन उसको आर्थिक अवस्था को बनाने के लिए होती है। और एक बहुत बड़ा भ्रम है, भर पेट खाना खाया, जीने के लिए, पेट के लिए, रोटी के लिए तो जी रहे हैं। इससे बड़ा गलत विचार नहीं है। हमें हिंदुस्तानियों को बदलना होगा, ये पुराने विचारों को बदलना होगा। एक मजदूर अगर जितना कमाता है पेट भर लेता है, वो पूरी उम्र 50 साल तक मजदूर बना रहेगा। भर पेट खाने वाला कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। उतना खाए जैसे जीवन की आवश्यकता हो, जीवन चल सके, और उसमें कुछ सेव करे अपनी उस कमाई से, वो सेविंग से फिर इन्वेस्ट करे। जो भी आर्थिक रूप से बलवान हैं और मेहनत से नहीं, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए हैं। और ये बहुत बड़ा भ्रम है, किसान है, ये है, वो है, रहने दो मजदूरों को मजदूर। अगर उनको एजुकेट करना है, उनका स्टैंडर्ड बनाना है, तो ऐसी एजुकेशन दें, उनके लिए नई नई इन्वेस्ट करने की स्कीमें लाएं। और कितना बड़ा भ्रम है कि जिसने हमें जन्म दिया है वो हमारी पालना करेगा। इससे बड़ा झूठ क्या है? हम रोज देखते हैं 80 करोड़ को फ्री खाना दे रहे हैं। अगर जिसने पैदा करा था तो ये सरकार को खाना देने की आवश्यकता क्यों है? दोनों आपस में विपरीत बातें हैं कि नहीं है? कोई किसी को खाना नहीं देगा, तेरे वो, तू अपने जीवन का स्वामी है, तुझे खुद ही मेहनत से खाना दिया जाएगा। हाँ, वनों के अंदर रहते थे तो जो भी मिला कंदमूल तो खा लिया, पर जीवन का उद्देश्य नहीं था। एक पशु की भांति रह रहे थे। मानव जीवन का जीवन उद्देश्य पशु होना नहीं है। मानव जीवन के जीवन का उद्देश्य दिन प्रतिदिन प्रगति करना। और हर व्यक्ति विशेष का दायित्व बन जाता है कि जो उसके आगमन में समय जो उसे मिला है और प्रस्थान तक उसमें नई दिशा के ऊपर कैसे ले जाए।
हमने सब, जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे यहाँ लैंडलाइन थी, तो क्या लैंडलाइन पे रुके या मोबाइल पे आ गए, स्मार्टफोन पे आए? ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मानव का उद्देश्य प्रगति, प्रगति और प्रगति है। ये भ्रमित विचार हैं जो कमजोर थे और वनों में चले गए। उनसे बड़ा झूठा नहीं हमें बचना होगा। ये हमारे समाज को दूषित करने वाले हैं। अरे वन में रहना था तो मैंने शहर क्यों बनाया? शहर मैंने बनाया, फिर मैं वन में जाऊंगा। हमें जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। ये कैरियर है। हाँ, आर्थिक संबद्धता भी आवश्यक है, पर आर्थिक संबद्धता ही कैरियर हो, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं। मैं अपने जीवन के व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, जो भी पैसा हुआ उसको कुछ सेविंग करी, कुछ इन्वेस्ट करी, और आज मैं कुछ काम नहीं करता। और जब मैं मेहनत करता था इतना नहीं कमाता था, बगैर मेहनत के कमाई ज्यादा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करी थी। ये जीवन का उद्देश्य, इसको कैरियर कहते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार जब बच्चा होता है तो पहले 7 साल वो अडॉप्ट करता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। जो देखता है वहाँ के भाषा भूषा, जिस परिवार में आता है, जिस परिवेश में आता है, भजन भोजन जैसा भी है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। अगले 7 साल उसे सिखाया जाता है, स्कूल में जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है, मर्यादा सिखाई जाती है, ये वो करो, ये करो। और फिर 2-14 हो जाते हैं, 2-7 हो जाते हैं, फिर प्रगति उसके जीवन में बदलाव के लिए अपनी एंट्री करती है। जो लड़की है वो माँ के गुण उसके शरीर में पैदा होने शुरू हो जाते हैं, बदलाव आता है। और जो लड़का है उसका पिता बनने के गुण उसमें बनते हैं। और ये तीसरा 7 साल ही अभिभावकों के लिए बहुत प्रिकॉशन वाला होता है। स्कूल टीचर, अड़ोस पड़ोस और माँ बाप उस बच्चे को बनाए। मगर आज मानव की इतनी तरक्की जो है ज्यादा होने से मोबाइल के अंदर बहुत कुछ उसे मिल रहा है, तो मिलने को हम बाहर को रोक नहीं सकते। उसे कह जैसे गर्मी है तो हम गर्मी से लड़ते हैं, सर्दी है सर्दी से लड़ते नहीं, हम उसका इस्तेमाल करके अपना रास्ता निकालते हैं। हमने पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, सर्दी है तो स्वेटर पहन लेते हैं। उसी प्रकार बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर हम कितने एजुकेट हैं, उसमें कितने हैं, उसे एजुकेट करना है, उसे कौन सी प्रोटेक्शन देनी है, रिजेक्शन नहीं करनी है। अगर हम अपने दायित्व को अभिभावकों को करेंगे तो फिर बच्चा जो है 21 साल बाद अपनी जिम्मेवारी निभाने को हो जाता है। वो परिवार की भी जिम्मेवारी निभा लेगा, आर्थिक रूप में भी संपन्न हो जाएगा। ये 3 साथ जो है हमारे अभिभावकों की जिम्मेवारी है। ये अभिभावकों का जीवन उद्देश्य होना चाहिए, और फिर उसी बच्चे का कैरियर भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा जैसा हम चाहें वैसा वैसा हो, ऐसा संभव नहीं होता है। मगर जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा स्वीकार कर लें, यह संभव है। और जैसे ही मैं स्वीकार करता हूं किसी भी परिस्थिति को, तो मैं सहज होता हूं। सहज होते ही उसमें कमी और सुधार करने की क्षमता मुझ में आ जाती है। और यही कारण है मैंने अपने जीवन का कैरियर सिर्फ आर्थिक नहीं, मेरा शरीर रूप स्वस्थ रहे, मेरा परिवार के अंदर तालमेल बैठा रहे, मेरे मित्रों के साथ सद्भाव बना रहे, ये मेरा कैरियर होना चाहिए। और यही कैरियर जीवन उद्देश्य बन जाता है। सो कैरियर मैं आज नौजवान पीढ़ी से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि नौकरी के पीछे मत भागो, आप अपने आप को संपन्न करो,
आज तो नए नए विषय बन गए हैं। एक गांव का लड़का भी जो है स्टार्टअप खोल लेता है। आज घर के अंदर बैठ के भी वो काम शुरू कर सकता है ऑनलाइन। तुम में टैलेंट हो, अपने टेक्नोलॉजी के अंदर अपने को निपुण करें। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारा कैरियर बनाएगी और जीवन उद्देश्य भी बनाएगी। पुरातन समय में नहीं था, वो एक मजबूरी थी। आज ये सुविधा कहीं दुविधा ना बन जाए अगर हमने उसका सदुपयोग नहीं करा, और सदुपयोग करा तो सुविधा जो है हमारा कैरियर भी बनाएगी और जीवन उद्देश्य भी बनाएगी। अगर इस बात को जो भी आज इसके साथ जुड़े हुए हैं समझ रहे हैं और आपको सही अगर लग रहा है, फिर भी इसमें कोई प्रश्न किसी का रह गया तो प्रोसीजर के अंदर दिया जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और फिर आपसे विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लंबा ना करते हुए आप इसके अंदर प्रश्न करें, क्योंकि कईयों के मन में कई प्रश्न होंगे। धन्यवाद। सिंपल।